बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है स्पेन में अगर आप जाते हैं और खुदा न खास्ता वहाँ पे रेजिडेंट कार्ड आपका गुम हो जाता है तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि स्पेन की एम्बेसी या कौंसलेट डायरेक्ट अभी तक लोगों को डील नहीं करता। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है और कुछ दोस्तों के कमेंट आते रहते हैं गाही बगाही शायद उनके साथ ये हैपन होता है। तो उस बारे में बताऊंगा कि आप किस तरह से दोबारा से स्पेन आ सकते हैं बग़ैर अपने रेजिडेंट कार्ड के, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन अहम रायत का ऐलान किया गया है जो कि ख़ास खित्ते के और ख़ास लोगों के लिए है, उस पर तफसीली बात करेंगे। उसके बाद प्री सेटलमेंट स्टेटस का अब यूके में क्या मुस्तकबिल है, इस वक्त सिचुएशन क्या है और मुस्तकबिल के बारे में प्री सेटलमेंट स्टेटस रखने वालों का क्या यूके में किया जाएगा, इस पे बात करेंगे। और आखिर में उर्दू निकाहनामे के बारे में जो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिला टॉपिक, इसको कवर करेंगे वीडियो के आखिर में, क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा आप दोस्तों के कमेंट आते हैं। तो दोस्तों वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा चैनल का, लाजमी तौर पे उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वहाँ पे आपको आपके कमेंट्स के आंसर मिल सकें और वहाँ पे डिटेल के साथ मैं काफ़ी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अब जो सबसे पहले मैं बात करूँगा वो है स्पेन में का अगर आपके पास रेजिडेंट कार्ड है और आप पाकिस्तान में जाते हैं, इवन आप किसी भी उस मुल्क में जाते हैं जहाँ पे स्पेन एम्बेसी आपको डायरेक्टली डील नहीं करती, तो आपने ये तरीका लाजमी तौर पे अपनाना है, वरना आप स्पेन में नहीं आ सकेंगे। जब आप वहाँ पे जाते हैं और खुदा न खास्ता आपका रेजिडेंट कार्ड गुम हो जाता है, दोस्तों यहाँ पे चंद एक एहतियाती तदाबीर हैं जो आपको लाजमी तौर पे करनी चाहिए। जैसे आप अपनी होम कंट्री में चले जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में चले जाते हैं, तो वहाँ पे आपके स्पेन के रेजिडेंट कार्ड का, आपके पासपोर्ट का और बाकी जो स्पेन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है। वहाँ पे आपको क्या करना है कि जाते ही आपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को एक जगह पे रखने के बाद किसी महफूज मकाम पे रख लेना, अपने घर में किसी के हवाले कर दें जिस पे आपको इत्मीनान है। इस ऐसी जगह पे रखें कि आप आइंदा अगर आपके पास कुछ मसला बनता है कि आपकी खुदा न खास्ता सफ़र के दौरान पाकिस्तान में कोई आपके डॉक्यूमेंट गुम हो जाते हैं, आपका वॉलेट गुम हो जाता है, तो आपके ये तमाम कीमती डॉक्यूमेंट महफूज रहेंगे अगर आप इस तरीके पे अमल करेंगे। और खुदा न खास्ता अगर आपका गुम हो ही जाता है आपका रेजिडेंट कार्ड, आपका पासपोर्ट, तो आपको मालूम है कि आपका पाकिस्तानी आईडी कार्ड भी वहाँ से बन सकता है, पाकिस्तानी पासपोर्ट भी वहाँ से बन सकता है, लेकिन स्पेन का रेजिडेंट कार्ड जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ स्पेन से बनता है। और स्पेन से बनवाने के लिए आपको फिंगर देना पड़ते हैं, आपको नेशनल पुलिस का सीता निकालना पड़ता है और वहाँ पर आपको तमाम प्रोसेस करना पड़ता है। इसी तरह से अगर खुदा न खास्ता आपका गुम हो जाता है तो आपने क्या करना है, उसका तरीकाकार यह है कि आपने सेम लाइक जिस तरह एक नॉर्मल विज़िटर जो है वो वीज़ा अप्लाई करता है स्पेन का और विज़िट वीज़े पे स्पेन में आता है, सेम इसी तरह का प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। उस पर आपका 3 महीने भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है और 6 महीने भी लग सकते हैं। ये आपने जहन में रखना है। ये डिपेंड करता है कि एम्बेसी किस कब आपको आंसर देती है। इस वजह से बहुत ज़्यादा पहले ही आपने एहतियात कर लेनी है कि आपका इस नौबत तक ना आए कि आपके डॉक्यूमेंट्स गुम हों। होता क्या है कि जब आपका ऐसा डॉक्यूमेंट कि गुम हो जाता है तो आपको एक विजिटर वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है स्पेन में, जो कि गुमशुदा, लॉस्ट या रॉबरी वगैरह में या इस तरह के और मसले मसाइल में आपका कार्ड जब ज़ाया हो जाता है, आपको फ़िज़िकली आप शो नहीं करवा सकते ट्रैवलिंग के दौरान, तो उस वक्त जो है आपको ये इक़दाम उठाना पड़ता है। वो फिर स्पेन एम्बेसी जो है वो आपको 3 महीने का विज़िट वीज़ा देती है और उस पर बाकायदा तौर पे मेंशन होता है कि आपको क्यों दिया जाता है, और वो वीज़े पे आपने वापस स्पेन आना है और जहाँ पे आने के बाद आपने अपना रेजिडेंट कार्ड जो है वो दोबारा अप्लाई करना डुप्लीकेट, अदरवाइज़ आप उस कंट्री से बाहर नहीं निकल सकते। ये आपने चीज़ें लाजमी तौर पे करनी है। एक और एहतियात आपको बताता चलूँ कि आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के बाद या तो अपने ईमेल एड्रेस में रख लें या आपकी ऐसी जगह पे रख लें कि खुदा न खास्ता आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है तो बर वक्त वो डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपीज़ हैं, जो स्कैनिंग है, वो आपको आपके पास हो और आप कोई भी दफ्तरी काम कर सकें। क्योंकि जब आप ये वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उस वक्त भी ये तमाम डॉक्यूमेंट्स की डिटेल एम्बेसी आपसे मांगती है ताकि वो वेरीफाई कर सके कि आपका ये तमाम रिकॉर्ड जो है वो ओरिजिनल है। स्पेन अहम
राइट दी गई है एक ख़ास इलाके के लोगों के लिए और ख़ास लोगों के लिए। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि कतलूनिया में ख़ास तौर पे एक अहम जो है वो डेवलपमेंट सामने आई है। पहले जो ट्रांसपोर्ट का कार्ड था वो नौजवानों को दिया जाता था और उसमें एक ख़ास राय दी जाती थी, जो कि एज उस वक्त जो मुकर्रर की गई थी वो 23 साल की गई थी। लेकिन अब अहम डेवलपमेंट ये सामने आई है कि जो लोकल गवर्नमेंट है उन्होंने ये बाकायदा तौर पे राय दी है कि जो भी लोग नौजवान कार्ड रखते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए जिसमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है, वो अब 23 साल तक उसको एंजॉय नहीं कर सकेंगे बल्कि 30 साल तक कर सकेंगे। अब उसको 30 साल तक बढ़ा दिया गया है। अगर आपकी उम्र भी 30 साल से कम है तो लाजमी तौर पे ये कार्ड आप बनवा सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे आपको लिंक नंबर 1 दे दूंगा, आप उसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे और वहाँ पे तमाम प्रोसीजर दर्ज है। इस कार्ड से आपको मालूम है कि एक बच्चों का कार्ड होता है, एक नौजवानों का कार्ड होता है और एक बूढ़ों का कार्ड होता है। ये तीनों कार्ड ऐसे हैं जिन पे मुख्तलिफ तरह का डिस्काउंट दिया जाता है। अगर आपकी टिकट 10 यूरो की है तो आपको 6 यूरो में, 5 यूरो में, इवन 4 यूरो तक भी मिल जाती है। ये डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे। तो आप जो है वो जो नौजवानों का कार्ड है वो पहले 23 साल की उम्र तक आपको बेनिफिट मिलता था डिस्काउंट का, लेकिन उसके बाद आप बेनिफिट नहीं ले सकते थे। लेकिन अब 30 साल तक बढ़ा दिया गया नौजवानों के कार्ड को। अब मज़ीद 7 साल तक आप इस कार्ड से जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं और इस कार्ड के ज़रिए डिस्काउंट ले सकते हैं। नीचे लिंक है, लाजमी तौर पर क्लिक करके उसको रीड करें। प्री सेटलमेंट स्टेटस के बारे में यूके में इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या जो प्री सेटलमेंट स्टेटस रखते हैं उनका फ्यूचर यूके में महफूज है। इस पे भी काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए हैं। प्री सेटलमेंट स्टेटस में जो वहाँ पे गए हैं वो सोचते हैं कि क्या हमारा मुस्तकबिल जो है वो शायद तारीख है, कुछ भी वाज़ेह नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि मैंने गाहे बगाहे आप लोगों के साथ तमाम सिचुएशन जो है वो शेयर की है और आपको बताया कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, अब क्या होने जा रहा है और अब किस तरह से कानून पास किया जा रहा है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि प्री सेटलमेंट स्टेटस के अगेंस्ट जो एक अदालत में पटिशन दायर हुई थी जो यूके की हाई कोर्ट ने निपटा दी थी यूरोपियन बाशिंदों के फेवर में, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूरोपियन बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती है, उसने ये पटिशन दायर की थी। तो उसमें ये कहा गया था कि हुकूमत बगैर किसी शराइत के प्री सेटलमेंट स्टेटस वालों को डायरेक्ट सेटल्ड स्टेटस दे, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है कि आप दोबारा उनसे कुछ रिक्वायर करेंगे, उनको सेटल्ड स्टेटस फिर मिलेगा अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। तो इसके अगेंस्ट ये सोचा जा रहा था कि होम ऑफिस या यूके की हुकूमत अपील दायर करेगी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इट्स मीन दोस्तों घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपका स्टेटस जो है वो बिल्कुल कन्फर्म है और अब आप प्री सेटलमेंट स्टेटस पे वहाँ पे बगैर किसी खौफ के रह सकते हैं, क्योंकि हुकूमत ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो अपील की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि वो प्री सेटलमेंट स्टेटस का जो केस उनके ख़िलाफ़ हुआ है और वो यूरोपियन बाशिंदों के हक़ में हुआ है, उनकी फेवर में वो दस्तबरदार होते हैं। तो इस वजह से प्री सेटलमेंट स्टेटस वालों का फ्यूचर यूके में बिल्कुल ठीक है और महफूज है। लेकिन नए जाने वाले बिल्कुल अप्लाई ना करें, क्योंकि सोलिसिटर्स और बाकी वकीलों के कहने पे वो अप्लाई कर लेते हैं, अपना सरमाया भी ज़ाया करते हैं और टाइम भी ज़ाया करते हैं, लेकिन असल में उनको अब ये स्टेटस नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। बल्कि अब यूके खुद वापस यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के बारे में सोच रहा है। उर्दू निकाहनामे के बारे में कुछ अहम मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उर्दू निकाहनामा वो निकाहनामा होता है जब आप शादी करते हैं तो आपको एक 3 परत वाला फॉर्म की शक्ल में फ़िल किया जाता है, जो कि निकाह ख्वान जो है वो फ़िल करता है। तो उसमें एक परत आपके ससुरालियों के पास चला जाता है, एक परत आपकी रजिस्टर सिविल यानी कि वहाँ पे जो आपकी यूनियन कौंसिल है वहाँ पे चला जाता है, और एक परत जो है वो आपके पास आ जाता है। तो इस तरह से 3 परत होते हैं। इन तीनों परतों को आपने महफूज रखना होता है और तीनों परत अपनी अपनी जगह पे अहमियत रखते हैं। ये जो उर्दू वाला परत है ये ना सिर्फ स्पेनिश एम्बेसी फैमिली वीज़ा लगाते हुए आपसे मांगती है, उस वक्त आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना होता है पहले, उसके बाद स्पेनिश में ट्रांसलेशन होती है, बाकायदा तौर पे अटेस्ट करवाना होता है और वो स्पेनिश एम्बेसी इसको मांगती है।
इसी तरह से ये उर्दू निकाहनामा जब आप यहाँ पे आपकी फ़ैमिली आ जाती है और आपको यहाँ पे नेशनलिटी मिल जाती है, अब आप चाहते हैं कि आपकी फ़ैमिली आपकी बीवी को, या बीवी चाहती है कि आपके खामद को तरख़ीता कम्युनिटारिया दिलवाया जाए, उस वक्त भी रजिस्टर सिविल ये आपसे मांगती है। इस वजह से ये तमाम चीज़ों को आपने संभाल के रखना है ताकि आने वाले वक्त में किसी वक्त भी इसकी ज़रूरत पड़े तो आप इसको इस्तेमाल कर सकें। उर्दू निकाहनामा बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, लेकिन ये कागज़ इंतहाई नाजुक होता है, इसकी जो साख्त है वो इंतहाई कमज़ोर होती है। इसको लाजमी तौर पे एनिमेशन वगैरह इसकी करवा लेनी चाहिए ताकि बर वक्त आप इसको इस्तेमाल कर सकें, इसकी फ़ोटो कापी करवा सकें या इस तरह कुछ और इसका इस्तेमाल कर सकें जिन दफातर में इसकी ज़रूरत होती है। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी गलत फहमी हो या मज़ीद आपको कोई मालूमात चाहते हों तो लाजमी तौर पे आप नीचे कमेंट करें ताकि मैं उसका बर वक्त आपको आंसर दे सकूँ। दुआ में याद रखिएगा, मिले नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।